हेलो एवरीवन, दिस इज़ बाबू स्नेही और आज हम 22 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना एंड चैनल को भी रेगुलर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। गौतम अडानी इंडाइटेड बाय यूएस ओवर चार्जेस ऑफ ब्राइबरी सिक्योरिटीज फ्रॉड। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है, सिविल सर्विसेज के परस्पेक्टिव से इसमें बहुत ही कम चीज़ें रेलिवेंट है। तो ये देखना ज़रूरी होता है कि और ये जानना भी ज़रूरी होता है कि इंडिया में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो बाकी के कंट्रीज़ के जुरिसडिक्शन के अंदर भी कुछ हद तक आती है। क्योंकि अगर कोई कंट्री इंडिया में जिसका हेडक्वार्टर है, वो बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ में भी अपने कोई प्रोजेक्ट्स रन करती है, तो वो जिस भी कंट्री में अपने प्रोजेक्ट्स रन कर रही है, वहाँ का जो ओवरऑल जुडिशियल सेटअप है, ये जो कंट्री इस पर्टिकुलर कंपनी की जो छोटी सी सब्सिडरी होगी, वो उस जुडिशियल सेटअप के नज़र में आती है, थोड़ा-सा अंदर उसके रेगुलेशन के अंदर आती है। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको वैसे भी पता होगी, बट इसको ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये रिसेंटली थोड़ा-सा हाइलाइट हो जाता है। तो 2-3 चीज़ें जो इस न्यूज़ के बारे में इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक तो यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने 5 काउंट क्रिमिनल इंडाइटमेंट किया है। इंडाइटमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि ये एक एलिगेशन है। मतलब अब तक कन्विक्शन नहीं हुआ है। कन्विक्शन मतलब कि ये प्रूव हो जाना कि कोई ना कोई क्राइम किया गया है। तो कन्विक्शन नहीं हुआ है, एक एलिगेशन लगा है, किसी ने एलिज किया है कि शायद क्राइम हुआ हो। और 5 काउंट क्रिमिनल मतलब कि ऑब्वियसली 5 ऐसे क्राइम्स हैं जिनको लेकर एलिगेशंस लगे हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट। द चार्जेस इंक्लूड, कौन कौन से चार्जेस हैं? प्रॉमिसिंग मोर देन $250 million टू ब्राइब्स टू द इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू सिक्योर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुश कर रही है, बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। स्पेशली जो विंड एनर्जी है एंड सोलर एनर्जी है, इनकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा पुश करा है। इस हद तक कि जो इंडिया की ओवरऑल रिन्यूएबल कैपेसिटी है, उसमें इंडिया टोटल वर्ल्ड में अब 4th नंबर पे आ चुका है। मतलब इंडिया की जितनी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है, इंडिया उसमें 4th नंबर पर है। और सोलर एनर्जी पे टोटल इंडिया 5th नंबर पे आ चुका है, जहाँ पे हम पहले काफ़ी पीछे थे। तो इतना पुश हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी की तरफ। तो यहाँ पे एक क्लेम है कि इस कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्राइब्स ऑफर करी इस एनर्जी सोलर एनर्जी के नए नए प्लांट्स बनाने के लिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट और ये टेंडर्स ऑक्यूपाई करने के लिए। देन कॉन्स्पिरेसीज टू कमिट सिक्योरिटीज एंड वायर फ्रॉड। सिक्योरिटीज फ्रॉड क्या होता है? ये होता है कि सपोज ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, इसके कुछ शेयर्स हैं एंड ये शेयर्स इस कंपनी के ओनर्स ने, प्रमोटर्स ने अपने पास रख रखे हैं, और बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि आम जनता ने खरीद रखे हैं। तो अंदर से कोई न्यूज़ ये पुश करेंगे जिसके कारण शेयर्स की प्राइस या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। यूजुअली जो शेयर की प्राइस बढ़ती है, घटती है, वो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ही वो डिसाइड होती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कौन सा उनका नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। उसके बेसिस पे लोग ज़्यादा या तो इंटरेस्टेड होंगे या डिसइंटरेस्टेड होंगे शेयर्स लेने में। लेकिन अगर कोई रैंडम आर्टिफिशियल न्यूज़ क्रिएट की जा रही है एक कंपनी द्वारा, और तो उसको लेकर, उस न्यूज़ को लेकर ही जो शेयर की प्राइस है वो ऊपर नीचे हो सकती है, एंड इसको स्टॉक मैनिपुलेशन भी कहते हैं। तो ये एक तरह से सिक्योरिटीज फ्रॉड है। वायर फ्रॉड होता है कि टेलीफोन या इंटरनेट या कोई भी नेटवर्क कनेक्शन को यूज़ करके किसी भी टाइप के फ्रॉड को करना, उसको इन जनरल यूएस के अंदर वायर फ्रॉड बोल दिया जाता है। ऑर्केस्ट्रेटिंग अ मल्टी बिलियन डॉलर स्कीम टू defraud the US investors and global financial institutions by giving false and misleading statements। तो ये भी एक और एलिगेशन है कि चलाकर के जो कंपनी है उन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट्स दी, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने चले गए। लेकिन वो जो स्टेटमेंट्स थी फॉल्स थी, जो डेटा दिया गया वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता था। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा किसी कंपनी में लगाएगा जब उसके पास कॉन्फिडेंस हो कि मेरा यहाँ से कोई ना कोई रिटर्न निकलेगा। इसको कहते हैं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बनाने के लिए गलत स्टेटमेंट्स और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दी गई थी। ये एलिगेशन है यूएस का। इन द यूएस ये इलीगल है टू मेक पेमेंट्स टू फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन अ विट टू ऑब्टेन रिटेल बिजनेसेस। मतलब फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसे देकर कोई ना कोई टेंडर, बिजनेस या कॉन्ट्रैक्ट लेना, ये इलीगल है यूएस के अंदर। कुछ हद तक ये चीज़ें इंडिया में भी इलीगल है। तो ये ओवरऑल एलिगेशन की समरी है। ठीक है, तो यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके नहीं बनते, बट क्योंकि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है,
तो आपको समझाना ये ज़रूरी था कि ये जो टर्म्स यहाँ पे लिखे हैं इनका मतलब क्या है और चार्जेस किस टाइप के हैं, ताकि आपको अगर फ्यूचर में कोई ऐसे रिलेटेड न्यूज़ आए तो आप समझ पाओ। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कंसेंसस ऑन न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल रिमेन्स एल्यूसिव। सो इस पे बहुत बार हम बात कर चुके हैं कि अभी बाकू के अंदर, बाकू कैपिटल सिटी है अज़रबैजान की। अज़रबैजान एक ऐसी कंट्री है जो कि कोकासस या फिर कॉकस माउंटेन्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। बेसिकली राइट साइड उसके कैस्पियन सी है, लेफ्ट साइड उसके ब्लैक सी है, और ये जो पूरा रीजन है ये कोकासस माउंटेन्स के नाम से ही जाना जाता है। और यहीं पे ये कंट्री लोकेटेड है अज़रबैजान, जो कि कास्पियन सी से टच होते हुए है। तो यहाँ पे चल रही है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्फ्रेंस की क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि 29 नंबर की है। हर साल ये होती है, इस साल ये 29 नंबर की है। और यहाँ पे जो मेन टॉपिक था वो था क्लाइमेट फाइनेंस का। क्लाइमेट फाइनेंस का टॉपिक क्या है ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही ब्रीफली आपको मैं बताता हूँ कि हिस्टोरिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करी, जिसके कारण आज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, अब डेवलपिंग कंट्रीज़ का टाइम है ग्रो करने का, लेकिन क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज होने तो लग गया है ना, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को बोल रही है कि प्लीज़ आप भी हमारे जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन मत करो। तो हम क्या बोलते हैं कि देखो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन अगर हम नहीं करेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो क्यों ना आप हमें ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दो जिसके थ्रू हम ग्रो भी कर पाएँ, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये सस्टेनेबल भी हो। या फिर अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे तो कुछ क्लाइमेट फाइनेंस ट्रांसफ़र कर लो, जिसके कारण सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन हो पाए और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हम सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अचीव कर पाए। तो यही है क्लाइमेट फाइनेंस का एम, क्योंकि हिस्टोरिकली जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है वो डेवलप्ड कंट्रीज से हुए हैं, जिसके कारण आज पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो ये एक यूनिलेटरल या फिर यूनिडायरेक्शनल क्लाइमेट फाइनेंस की बात की जा रही है। बट इस पे अभी एक दिन और बाकी है, लेकिन अब तक कोई बड़ा कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पाया है। और ये बोला गया है कि एक नंबर पे हमें अग्री करना होगा, और ये जो नंबर होगा ये वर्ल्ड का न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल फॉर क्लाइमेट फाइनेंस डिसाइड करेगा। तो इस पे बहुत सारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं कि एनसीक्यूजी जो अभी न्यूज़ में था वो क्या है। तो ऑब्वियसली ये क्वांटिफाइड गोल है पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट फाइनेंस पे, कि हर साल डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को कितना क्लाइमेट फाइनेंस देगी, बस इसका ही ये मतलब है। बाय द वे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो क्लाइमेट फाइनेंस आएगा क्या ये किस टाइप का है। ये 3 टाइप का होता है। एक तो होगा डायरेक्ट ग्रांट, जिसमें कुछ जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो एक तरह से डोनेशन टाइप होगा, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ ने वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को दे दिया और वो स्टोरी खत्म, डेवलपिंग कंट्रीज़ को लौटाना नहीं है। दूसरा होता है कंसेशनल कंसेशनल क्लाइमेट फाइनेंस। कंसेशनल क्लाइमेट फाइनेंस में ये होता है कि जो ये एक टाइप का लोन है जिस पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन दिया गया है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ ये लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे चुकाएगी, मतलब इस लोन पे जो ब्याज दर है वो बहुत ज़्यादा कम है। और थर्ड होता है इस टाइप का लोन जो कि नॉन डेट क्रिएटिंग हो। ये जितने भी मैं आपको टर्म्स बताता हूँ ये आपको ध्यान रखने हैं, ये पहले भी हमने डिस्कस करे हैं। इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, नहीं तो क्लाइमेट फाइनेंस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन GS3 में बन सकता है मेंस के ऊपर, क्योंकि क्लाइमेट फाइनेंस पर ही पिछले 2 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है। तो इसलिए अगर क्लाइमेट फाइनेंस पे क्वेश्चन बनता है तो आप ये चीज़ अगर मेंशन करोगे एक छोटे से फ्लो चार्ट में तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो लोन किस टाइप का है? नॉन डेट क्रिएटिंग लोन। नॉन डेट क्रिएटिंग लोन क्या होता है? सिंपल, वो लोन जिससे कोई डेट क्रिएट नहीं हो रही और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, मतलब एक ऐसा टाइप का क्लाइमेट फाइनेंस जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिलेगा और डेवलपिंग कंट्रीज़ को लौटाना भी पड़ेगा, लेकिन उस पर कोई भी इंटरेस्ट उनको पे नहीं करना, 0% इंटरेस्ट पे। तो 3 टाइप का क्लाइमेट फाइनेंस एग्जिस्ट करता है, और ये तीनों टाइप को मिलाकर ही कोई नंबर आएगा जो कि क्लाइमेट फाइनेंस पे अग्री होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एनसीक्यूजी क्लाइमेट फाइनेंस का वो जो नंबर है ना, कि ये जो फाइनल नंबर है ये क्या होना चाहिए, वही एनसीक्यूजी कहलाएगा। ये वो मनी है जो कि डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को देगी। ऑब्वियसली क्यों? ताकि हम सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाएँ, जिससे क्या होगा, जो हमारी फॉसिल फेस्ड बेस्ड इकोनॉमी है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है, हम उससे ट्रांजिशन कर पाएँ रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इकोनॉमी के अंदर।
फाइन। एंड पेरिस अग्रीमेंट में जो 2015 में था, और ये कॉप 21 थी ये, ठीक है, तब ये डिसाइड हुआ था कि 2025 तक हमें $100 बिलियन से ज़्यादा का कोई टारगेट पिक करना होगा। अब तक उस पर कुछ काम नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। CAQM's सबमिशन इन सुप्रीम कोर्ट इग्नोर इंक्रीज इन पैडी बर्न एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है या ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है, इसका जो कंटेंट है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये एक चीज़ हाईलाइट कर रहा है जो मेंस में हमें मदद करेगी। क्योंकि मेंस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए हैं दिल्ली के एयर पोल्यूशन को सॉल्व करते हुए, फिर भी जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है ग्राउंड पे वो नहीं दिख रहा है, ऐसा स्टेटमेंट होगा। और पूछ लेंगे ऐसा क्यों है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें से जो एक रीज़न है ना, मान लेते हैं 5-6 रीजंस है, एक रीज़न ये वाला है जो कि इस न्यूज़ में लिखा है। दैट मीन्स ये जो पूरी न्यूज़ है उससे आपको पता चलेगा कि एक कौन सा कारण है बहुत सारे कारणों में से जिसकी वजह से दिल्ली का एयर पोल्यूशन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। सो जो CAQM है वो क्या है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मतलब है ये किसी ना किसी लॉ या किसी ना किसी एक्ट से बनी है, विच इज़ ट्रू। तो 2021 में एक ऐसा एक्ट आया था जिसके थ्रू ये पर्टिकुलर बॉडी बनी थी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बनाई है। इसका एम क्या है कि दिल्ली जो है और उसके आसपास जो स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पे राजस्थान और यहाँ पे यूपी, इनके भी ना कुछ रीजन, इन स्टेट्स के भी कुछ रीजन, दिल्ली प्लस इन स्टेट के कुछ रीजन, इनको मिला के बनता है नेशनल कैपिटल रीजन। सो इस एरिया में और एडजॉइनिंग एरियाज, यहाँ पे ये क्वालिटी ऑफ एयर को मैनेज करती है, मॉनिटर करती है। बस ये एम है इनका। और ऑब्वियसली कुछ पॉलिसीज भी फ्रेम करती है। यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल है ये बोल रहा है कि CAQM के पास ये डेटा था कि ओवरऑल जो स्टबल बर्निंग का एरिया है पंजाब और हरियाणा में वो बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ इन्फॉर्म नहीं करी। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो चुका है स्टबल बर्निंग में या फिर स्टबल बर्निंग के एरिया में। बट जो एक्चुअली डेटा है ग्राउंड पे वो सजेस्ट करता है कि शायद जो एक्चुअल नंबर है वो ज़्यादा है देन व्हाट इज़ बीइंग रिपोर्टेड। बस यही एक न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ आप समझ सकते हो, इसका कोई कंटेंट नहीं है। इसका इंपॉर्टेंस आपके लिए ये है कि एक रीज़न आपको पता चल गया, वो है लैक ऑफ डेटा। एक तो लैक ऑफ प्रॉपर डेटा, ये भी आप लिख सकते हो कि जो ओवरऑल डेटा है उसकी क्वालिटी ही कम है हमारे पास, और डेटा की क्वांटिटी भी कम है। क्योंकि अगर CAQM को पता ही नहीं है कि ग्राउंड पे एरिया बढ़ चुका है स्टबल बर्निंग का, सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके पास प्रॉपर डेटा नहीं है, या फिर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो सरकारों के दरवाज़ों के पीछे काम चल रहा है वो सब लोगों को पता हो। तो अगर CAQM कोई डेटा छुपा रही है तो मतलब ट्रांसपेरेंसी की कमी है। तो एक रीज़न क्या है दिल्ली के एयर पोल्यूशन का ढंग से सोल्यूशन ना होने का, वो ये है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड लैक ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डेटा ऑफ स्टबल बर्निंग। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। CAQM ने इसरो की एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, डेफिनेटली उसकी भी हेल्प ली थी। एंड उसकी हेल्प ली बर्न्ट एरिया अंडर पैडी को एस्टिमेट करने के लिए। तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है कि दूर से डेटा कलेक्ट करना। डेफिनेटली इसमें जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है अर्थ के अराउंड, वो अर्थ को ऑब्जर्व करती है एंड उसकी पिक्चर्स लेती है, और इसके थ्रू लाइव डेटा या लाइव विजुअल डेटा वो इस पर्टिकुलर बॉडी को प्रोवाइड करती है। तो ये एक स्पेस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन भी यहाँ पे मैंशनड है जो काफ़ी ऑब्वियस है। नेक्स्ट न्यूज़, इन्वेस्टिगेट केरला मिनिस्टर्स रिमार्क्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट। अब ये भी पिछले टाइप की ही न्यूज़ है, क्योंकि इस न्यूज़ का जो कंटेंट है वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है सिविल सर्विस के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ तक जो लिखा है ये बस बेसिक न्यूज़ है, इसमें UPSC पे कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा। लेकिन ये जो टॉपिक है इसके लिए एक स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, और कुछ स्टैटिक बातें आपको पता होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है। समझते हैं वो क्या है। केरला हाईकोर्ट ने ये बोला है रिसेंटली कि जो स्टेट गवर्नमेंट है केरला की, उनको क्राइम ब्रांच को एक इन्वेस्टिगेशन सौंपनी चाहिए। किसके अगेंस्ट? केरला के एक मिनिस्टर ऑफ कल्चर के अगेंस्ट, जिन पे ये एक एलिगेशन है कि उन्होंने 2022 में कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ इंसल्टिंग रिमार्क्स दिए थे। तो मतलब केरला हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि उनके जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं उनके अगेंस्ट क्राइम ब्रांच में एक इन्वेस्टिगेशन जारी हो, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट 2022 में कुछ ना कुछ इंसल्टिंग स्टेटमेंट्स दिए थे। ये बेसिक न्यूज़ है, अब ये हमारे काम की नहीं है। लेकिन
क्योंकि यहाँ पे एक जुडिशियल बॉडी, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी पे केस करने की बात चल कर रही है और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी हो जाती है कि अगर कोई भी इंसान कॉन्स्टिट्यूशन को इंसल्ट करे तो वो कब तक एक्सेप्टेबल है और कब माना जाएगा कि लाइन क्रॉस हो गई है। ये पूरी डिबेट आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, राइट। एंड ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बाउंड्रीज क्या है, इस पे हर दिन 24/7 पूरी दुनिया डिबेट करती है, क्योंकि हर डेमोक्रेसी की ये जो लिमिट्स हैं और हर डेमोक्रेसी का जो टॉलरेंस है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, वो भी काफ़ी डिफरेंट है और इंडिया का भी काफ़ी डिफरेंट है। सो अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच तो प्रोवाइड करता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए के अंदर। क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइडेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसके अंदर जो इंडियंस हैं उनके पास से राइट है कि वो लिख कर, बोल कर, कैसे भी अपनी जो बात है वो बता पाए। इनफैक्ट मूवीज़ बनाकर, सॉन्ग्स बनाकर, ये सारा फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ जाता है। लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर कुछ चीज़ें मैंशनड है जो कि है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और ये जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है ना, ये एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब अगर सपोज एक फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये हमारे पास फंडामेंटल राइट है कि कोई भी इंसान पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा एरिया है जिसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया, तो क्या ये इंसान उस टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के अंदर जा सकता है? आंसर इज नो, ऑब्वियसली नहीं जा सकता। तो वो बोल सकता है ना कि भाई मेरी तो फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपने वायलेट कर दी, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी चीज़, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट अगर मेंशन है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा प्रोटेक्ट करनी ही होगी और हर केस में एप्लीकेबल होगी, ऐसा नहीं है। और वो चीज़ कौन बोलता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 2, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पुट करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पुट करता है। किस किस ग्राउंड पर? पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर मतलब कि अगर कोई इंसान ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, मतलब कोई इंसान है जो कि अपनी स्पीच से उसने कुछ हेटफुल बात बोली या कुछ नॉर्मल बात बोली जिससे वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसी स्पीच दे रहा है जिससे वो लोगों को इंसेंटिवाइज कर रहा है या इंसाइट कर रहा है कि लोग भड़क जाएं और फिर वायलेंस करने लग जाए, तो वो फिर पब्लिक ऑर्डर का वायलेशन है। मतलब कोई ऐसी स्पीच देना जिससे लोग गवर्नमेंट को अटैक करने लग जाए, फिजिकली, लाइक फिजिकल वायलेंस करने लग जाए, तो वो जो स्पीच थी वो अब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। लेकिन कोई इंसान अगर गवर्नमेंट को खुल के क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो फंडामेंटल राइट में प्रोटेक्टेड है। ये दोनों चीज़ें में डिफरेंस आपको बताना चाहिए। फिर डिसेंसी और मोरालिटी, ऑब्वियसली किसी की मोरालिटी को वायलेट करना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, जो भी कोर्ट ऑफ ऑर्डर है, उनके अगेंस्ट सिविल कंटेम्प्ट करना या फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट करना। अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक थोड़ा स्टैटिक का टॉपिक है। फिर सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली ये भी बेसिक चीज़ है जिनके अगेंस्ट स्पीच का मिसयूज़ नहीं करा जा सकता। सो एक ये रेस्ट्रिक्शंस आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया के आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि सिटीजन्स को बोलती है कि उन्हें रेस्पेक्ट करनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की। ये आर्टिकल 51A में लिखा है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये जस्टिशिएबल नहीं है। मतलब अगर किसी ने इसको फॉलो नहीं करा ना तो उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक तरह से मान सकते हो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं या फिर ये रिकमेंडेशन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको फॉलो करने से कोई, इसको फॉलो ना करने से आपके अगेंस्ट कोई केस हो जाएगा, बट ये गाइडिंग प्रिंसिपल है। अब इसके ऑपोजिट क्या है? केदारनाथ सिंह का एक केस था। ये नाम आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म या उसकी पॉलिसीज़ का क्रिटिसिज्म ये अलाउड है जब तक इस क्रिटिसिज्म से कोई वायलेंस इंसाइट नहीं हो रहा। ये आपको ध्यान रखनी है ये कुछ चीज़ें, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर केस में क्या है, अब ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, ये एलिजेड ये है कि वो ये बोल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ करके लोगों को दबाया गया है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था, ठीक है। तो अब क्या वो इसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? अगर वो सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट कोई केस बनता नहीं है। लेकिन अगर वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं
तो वो हो सकता है सोवरेनिटी या फिर इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हो, या फिर वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो ना कर रहे हो। तो इसके बेसिस पे अब हाई कोर्ट और जो क्राइम ब्रांच है वो केस को देखेंगे। डेफिनेटली इसमें कुछ पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, तो उसमें मैं जाना नहीं चाहता, बट जो बेसिक्स है ना स्टैटिक, वो यहाँ से क्लियर करने का हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया टू होस्ट ग्लोबल मीट ऑफ कोऑपरेटिव इन दिल्ली। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ है, क्योंकि कोऑपरेटिव्स एक ऐसी यूनिट होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने खुद के रिसोर्सेज लाते हैं। अब ये रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, ये पैसा हो सकता है, ये लैंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और उसको एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, उसको पूल कर लेते हैं और फिर उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, मान लेते हैं 10 फार्मर्स हैं, और ये जो 10 के 10 फार्मर्स हैं ना, ये मान लेते हैं फ्लावर्स उगाते हैं, ठीक है, ये फ्लावर्स उगाते हैं, लेकिन हर फार्मर के पास बहुत ही छोटी ज़मीन है, बहुत ही छोटी 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 ज़मीन है। तो हर फार्मर बहुत ही छोटी ज़मीन से कितने ही फ्लावर्स उगा लेगा, और मान लेते हैं फ्लावर्स को उगाने के लिए इनको फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड चाहिए, लेकिन एक फार्मर के पास इतने पैसे नहीं है कि वो फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड खरीद भी पाए। तो ये 10 फार्मर क्या करेंगे, 10 फार्मर अपनी 10 ज़मीन को मिला लेंगे और एक ज़मीन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इससे क्या है, ज़मीन काफ़ी बड़ी है, जब ज़मीन बड़ी होती है तब उस पर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो थोड़ा, और सारे फार्मर्स अपना पैसा पूल कर लेंगे और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड भी खरीद लेंगे। दूसरी चीज़, अगर एक फार्मर बैंक के पास जाएगा ना कि मुझे लोन दे दो, तो बैंक मना कर देगा कि भाई तुम्हारी तो ज़मीन बहुत छोटी है, लेकिन ये 10 फार्मर अब क्या है, एक साथ जाएंगे और अब बैंक से लोन मांगेंगे। अब बैंक को पता है कि भाई इनकी ज़मीन तो काफ़ी बड़ी है, तो चलो ठीक है, इनको लोन दे देते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो बार्गेनिंग पावर है ना, ये भी बढ़ जाती है। तो ये कोऑपरेटिव्स हर चीज़ के होते हैं। बहुत सारे लोग जो कि हैंडीक्राफ्ट क्रिएट करते हैं, वो कोऑपरेटिव्स बना लेते हैं। बहुत सारी विमेन है जो लोकल क्राफ्ट पे काम करती है, वो कोऑपरेटिव्स बना लेती है। बहुत बड़ा कोऑपरेटिव जो कि मिल्क कोऑपरेटिव बना है, जहाँ पे बहुत छोटे मिल्क फार्मर्स, लाइव स्टॉक फार्मर्स साथ में आए। इसका आपने नाम भी सुना होगा, अमूल। ये भी एक कोऑपरेटिव से ही इसकी शुरुआत हुई थी। बहुत सारे मिल्क फार्मर्स साथ में आके काम करने लगे और मिल्क को प्रोड्यूस करके एक साथ उन्होंने मिल्क को बेचना चालू करा। तो ये कोऑपरेटिव्स का फ़ायदा होता है, जहाँ पे बहुत ही ऐसे लोग जिनके पास एसेट्स ज़्यादा नहीं है, जो लोन या फिर क्रेडिट लेने की क्षमता कम है, और हो सकता है कुछ केसेस में उनके पास रिसोर्सेज और इवन स्किल्स भी कम हो, तो कोऑपरेटिव्स बना के सबको फ़ायदा होता है। तो ये कोऑपरेटिव्स होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है एक टॉपिक सिविल सर्विस के परस्पेक्टिव से। अब हो क्या रहा है कि ऐसे ही इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एक बना हुआ है, जिसकी मीटिंग अब दिल्ली के अंदर होगी इसी मंथ में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रीलिम्स पे इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि ये मीट कहाँ पे हुई थी, क्योंकि इंडिया में हो रही है इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंड 2025 को यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी डिक्लेयर करा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। इवन दो ईयर बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत कम आते हैं, बट क्योंकि ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, बड़ी न्यूज़ है, इस पे आने के चांसेस बन जाते हैं। जितने भी कोऑपरेटिव है ना पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में 25% है उसके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, अगेन मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। देन कोऑपरेटिव्स कौन होते हैं, ये पीपल सेंटर्ड एंटरप्राइजेज होते हैं, जो कि लोग जो हैं, जो कोऑपरेटिव साथ, इस कोऑपरेटिव के अंदर जो लोग साथ में आए, वही इसको ओन करते हैं, वही इसको कंट्रोल करते हैं और वही इसको चलाते हैं। बहुत ही सिंपल है ये तो। ऐसा क्यों, क्योंकि और ये लोग साथ में आ क्यों रहे हैं, क्योंकि इनका खुद का एक कॉमन इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल नीड है, उसको पूरा करने के लिए फार्मर्स एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि उन सबको लोन चाहिए, उनको फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड खरीदने हैं, और बड़ी लैंड पे आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करके और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी कंपनी को बेच भी सकते हो। अभी एक फार्मर अपनी ज़मीन के फ्लावर्स लेके जाएगा और बड़ी कंपनी को बोलेगा कि मुझसे खरीदो, तो वो बोलेगी ना, भाई मैं तुझसे क्यों खरीदूंगा, तुम तो बहुत छोटे फार्मर हो, तुम्हारी लैंड पे पता नहीं कल को फ्लावर ग्रो हो ना हो, मैं क्यों साइन करूंगा तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बड़ी लैंड है, ये सारे 10 के 10 फार्मर अपनी बड़ी लैंड पे इतने सारे फ्लावर्स उगाएंगे, तो अब ये उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ या उस कंपनी के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, और कंपनी भी कंफर्टेबल होगी, क्योंकि उसको पता है ज़मीन बड़ी है, कुछ फ्लावर्स फ्यूचर में ना भी आए तो कुछ तो एरिया होगा जहाँ पे फ्लावर्स बच जाएंगे। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड की तरफ से वजह से ये बहुत सारे लोग कोऑपरेटिव्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है मेंस में लिखने के लिए। नेक्स्ट, जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है वो 1895 में बना था,
और इसमें अराउंड 105 कंट्रीज़ के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये नंबर याद रखने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट रफली आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, 100 के अराउंड कंट्रीज़ के जो कोऑपरेटिव्स हैं वो इसके मेंबर हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम के अंदर है, ब्रसल्स के। एंड इस बार का जो थीम है इंटरनेशनल कोऑपरेट अलायंस का, जो इंडिया में अभी समिट होने वाला है, उसका थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। वैसे तो थीम्स पे क्वेश्चन नहीं आए हैं, एक दो बार आए थे ओलंपिक्स के थीम्स पे और एक दो थीम्स पर, बट थीम बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी में तो नहीं आते, लेकिन बहुत सारे जो वनडे एग्जामिनेशन है उनमें आ जाते हैं। देन इफ़को जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कोऑपरेटिव है इंडिया में। ये बहुत छोटा कोऑपरेटिव था जो आज बहुत ही बड़ा और लीडिंग कोऑपरेटिव बन चुका है। ये रिस्पॉन्सिबल होगा इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का ये जो इनिशिएटिव होगा इंडिया में, उसको होस्ट करने के लिए। तो इफ़को का भी आपको नाम ध्यान रखना है। इफ़को आपने नाम वैसे भी सुना होगा न्यूज़ में, और एक लोकेशन भी है इफ़को चौक, दिल्ली के अराउंड। आई एम प्रीटी श्योर आपने उसका भी नाम सुना होगा। तो ये कुछ चीज़ें कोऑपरेटिव्स के बारे में आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। रॉक कट फुटप्रिंट्स ह्यूमन फिगर डेटिंग बैक टू मेगालिथ पीरियड अनअर्ड इन केरलास कन्हीरापोइल। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। एक्चुअली मेगालिथ पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसका नाम है मेगालिथ। मेगा मतलब बिग, लिथ या लिथिक मतलब स्टोन, लिटरली यही मतलब है इसका। तो ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोन्स को यूज़ करके स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। यूजुअली जो मेगालिथिक पीरियड है, यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स ग्रेव स्टोन्स के रूप में यूज़ करे गए थे। तो कोई ग्रेव है, उसके अराउंड बड़े बड़े स्टोन्स रख दिए गए, और कुछ स्टोन्स के ऊपर तो कुछ ना कुछ लिख भी दिया गया, कुछ इंस्क्रिप्शन भी लिख दी गई। तो ऐसा भी था। तो मेगालिथ पीरियड वही पीरियड था जहाँ पे जिस पीरियड में ये स्टोन्स यूज़ करे जाते थे, तो वही है। एंड इंडिया में ये जो मेगालिथिक कल्चर है ये 1500 से 500 बीसी के अराउंड एग्जिस्ट करता है, और ये आयरन एज से पैरेलल है। जब आयरन एज चल रही थी नॉर्थ इंडिया के अंदर, तब साउथ इंडिया के अराउंड मेगालिथिक एज चल रही थी। तो एक कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें और डिफरेंस तब समझ में आएगा जब स्टैटिक में कभी हिस्ट्री को देखा जाएगा। तो अभी ये जो पर्टिकुलर मेगालिथिक पीरियड की फुटप्रिंट्स और ह्यूमन फिगर कार्विंग्स मिली है, वो कनेरापोइल में मिली है, जो कि कासरकोड में है, केरला के। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि कनेरापोइल अभी न्यूज़ में था, बताओ क्यों। ऐसे क्वेश्चंस पहले भी बने हैं क्योंकि, ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा। और मेगालिथ पीरियड क्योंकि अब न्यूज़ में है, और ये स्टैटिक पोर्शन भी है आपका एंशिएंट हिस्ट्री में, तो इससे भी एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ना, उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ग्लोबल कंसेंसस मस्ट फेस चैलेंजेस इन यूजिंग एआई फॉर गवर्नेंस। तो ये कोई न्यूज़ नहीं है स्पेसिफिकली, एक्चुअली द हिंदू ने ही एक एआई समिट कराई है, एंड उसमें बहुत सारे लोग आए हैं और उन्होंने से सारी चीज़ें डिस्कस करी है। एंड 2 पेज की द हिंदू में न्यूज़ है बाय द वे आज, क्योंकि खैर उन्होंने ही ये सबमिट कराई है, तो उन्हीं की जो डिस्कशंस हैं एआई बेस्ड, उससे ही पूरा जो न्यूज़पेपर है वो भरा हुआ है 2 पेजेस का एटलीस्ट। लेकिन उसमें बहुत सारे रिडंडेंट टॉपिक्स हैं, मतलब वो बार बार एक ही चीज़ को न्यूज़ के अंदर कवर करा गया है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। बाकी एआई के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं करंट एंड स्टैटिक की, वो ना थोड़ा स्पेशलाइज्ड फॉर्म में पढ़ेंगे, तब ज़्यादा हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा हमारे टाइम का। देखते हैं इस न्यूज़ में क्या मेंशन है। इसमें ये लिखा है कि ग्लोबल कंसेंसस ज़रूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए गवर्नेंस में, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे जा रहे हैं, जैसे कॉपीराइट्स, डेटा प्रोटेक्शन एंड साइबर वल्नरेबिलिटी। अब ये तीनों चीज़ें ना न्यूज़ में एक्सप्लेन नहीं करी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ स्टैटिक इसका रीज़न लिख दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता क्या है, सिंपल सी बात है, जैसे हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक बहुत बड़ा न्यूरल नेटवर्क, बहुत सारे न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हुए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना हुआ है ना। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक एल्गोरिदम है जो कि इसी टाइप के एक कंप्यूटर बेस्ड न्यूरल नेटवर्क पर काम करती है। तो इससे क्या है, ये जो एल्गोरिदम है ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, इसका बेसिकली यही मतलब है। एंड जैसे ह्यूमंस जो हैं वो सिर्फ पुराने डेटा को एनालाइज करना, सिर्फ इतना काम नहीं करते। ह्यूमंस नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, नए थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे थॉट्स जो कि आज तक उनको पहले आए नहीं, राइट। और ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये एक ह्यूमन इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। अगर वही चीज़ कंप्यूटर करने लग जाए, रोबोट्स करने लग जाए, तो हम उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है,
इसकी इमेंस पोटेंशियल है हर जगह, और गवर्नेंस में भी इसका काफ़ी बड़ा यूज़ है इन 3 चीज़ों को डील करने के लिए जो इस न्यूज़ में मेंशन है। फॉर एग्जांपल कॉपीराइट्स। देखो होता क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैंने बोला, अब मैंने आपको क्या बताया कि ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जनरेट कर सकता है जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन इसके लिए इसके पास कुछ ना कुछ रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि आप एक ऐसा टाइगर बनाओ, टाइगर की इमेज बनाओ जिसके विंग्स हैं, कुछ पंख हैं उसके, और वो बादलों में उड़ रहा है। तो आपको पता है बादल कैसे दिखते हैं, आपको पता है विंग्स कैसे दिखते हैं, और आपको पता है टाइगर कैसे दिखता है। तो आप अगर थोड़े से आर्ट में अच्छे हो तो आप वो इमेज ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी एल्गोरिदम को मैंने बोला कि ये बनाओ, और क्योंकि ये एल्गोरिदम तो बहुत ही एडवांस्ड है तो ये बना भी देगी, लेकिन इसको भी तो कुछ रेफरेंस चाहिए ना। तो ये क्या करेगी, ये इंटरनेट पे या इसके पास जो बहुत बड़ा डेटाबेस है उसमें बहुत सारी टाइगर की इमेजेस को स्कैन करेगी, बहुत सारी विंग्स की इमेजेस को स्कैन करेगी, बहुत सारे स्काई की इमेजेस को स्कैन करेगी, फिर खुद का दिमाग लगाएगी और इन सबको मर्ज करके एक टाइगर उड़ता हुआ विंग्स के साथ स्काई में आपको बना के दे देगी। लेकिन ये जो डेटा इसने स्कैन करा, ये इतनी सारी इमेजेस इसने स्कैन करी, वो थी किसकी, उसकी ओनरशिप किसकी थी? माने तो एक बहुत ही बड़ा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, बहुत ही बड़ा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, उसने बहुत सारी टाइगर की इमेजेस ले रखी हैं। तो ये जो एआई है इसने क्या करा, इसकी सारी टाइगर की इमेजेस को यूज़ करा, और तब जाके इसको पता चल गया कि भाई टाइगर ऐसा दिखता है, और अगर मुझे उसको उड़ता हुआ दिखाना है तो इस पोजीशन में मुझे उसको बनाना है। तो जब एआई ने इस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की इमेजेस को यूज़ करी, तो अल्टीमेटली क्या इसने बिना परमिशन के इस इंसान की जो इतनी मेहनत है उसको यूज़ कर लिया ना, और इसका कुछ पैसा भी इसको नहीं मिला। भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, सॉरी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को तो पता ही नहीं है कि उसका डेटा यूज़ भी करा गया है। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एआई के साथ, कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है ना, टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, उसको यूज़ करा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिदम को यूज़ करने के लिए। देन एक और क्वेश्चन है कि ये जो एआई जनरेटेड कंटेंट है इसकी राइट्स किसके पास है? मतलब सपोज ये एआई जनरेटेड ये इमेज बना दी गई, लेकिन इस इमेज को बनाने के लिए इस एआई ने बहुत सारा डेटा यूज़ करा जो कॉपीराइटेड था, जो लोग अलग अलग ओन करते थे, लेकिन उनकी परमिशन के बिना इसको बना दिया उनको यूज़ करके। तो ये जो फाइनल इमेज बनी है, सपोज मैंने ही इस एआई को ऑर्डर दिया था ये इमेज मुझे बना के देने के लिए, और मैंने इस इमेज को बनाया और इस इमेज को बेच दिया, सेल कर दिया। तो ये जो पैसा है ये क्या मेरे पास आना चाहिए, ये एआई की कंपनी के पास आना चाहिए, या जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं जिनकी इमेज को स्कैन करके, जिनकी इमेज पर ट्रेन होके इस एआई एल्गोरिदम ने मुझे बनाया, क्या उनके पास पैसा जाना चाहिए? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। देन एआई थ्राइव्स ऑन बिग डेटा, ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये अच्छी बात है और बुरी बात भी है। बिग डेटा क्या होता है? सी हमारे जो कंप्यूटर्स हैं ना अभी, उनको आप बहुत सारा डेटा देते हो तो वो हैंग कर जाते हैं, वो क्रैश भी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डेटा इतना सारा देने के बाद उनको पता नहीं है कि उसको मैनेज कैसे करना है ढंग से। लेकिन जो एआई एल्गोरिदम्स है ना, वो हमारे ह्यूमन जैसे स्मार्ट है। सपोज आप एक बहुत लंबे और बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेक्चर के अंदर बैठे हो, हमारे तो 5 घंटे का एक लेक्चर है, ठीक है, उसके अंदर आप बैठे हो, और वो लेक्चरर ना बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है, लेकिन आप उसके नोट्स बना रहे हो, और नोट्स में आप क्या लिखते हो? वो चीज़ें लिखते हो जो आपको लगता है कि फ़ायदेमंद है, और उन चीज़ों को छोड़ देते हो जो आपको लगता है कि वो फ़ायदेमंद नहीं है ज़्यादा, या फिर वो आपको ऑलरेडी पता है, वो चीज़ आप नोट नहीं करोगे। तो आपने क्या करा, इतना कॉम्प्लेक्स डेटा जो उस लेक्चरर ने आपको बोला, आपने उसको बहुत ही ढंग से, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में उसकी सारी अच्छी चीज़ें लिख ली, और जो थोड़ी रिडंडेंट थी और वो चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता थी वो आपने नहीं लिखी। एआई भी कंप्यूटर्स को ये चीज़ करने में मदद करता है। जो बिग डेटा है उसका मतलब ये है कि बिग डेटा को एनालाइज करना, बिग डेटा एनालिटिक्स में हेल्प करता है एआई कंप्यूटर्स की। एआई एक तरह से एल्गोरिदम है, कंप्यूटर का ही एक सॉफ्टवेयर है या प्रोग्रामिंग एक पर्टिकुलर कोड है। तो एआई से क्या होता है, बहुत बड़ा डेटा बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है, और कंप्यूटर्स को पता चलता है अच्छा ये डेटा काम का, ये डेटा काम का नहीं है। लेकिन इस बिग डेटा के अंदर अगर इतना बड़ा डेटा सेट है तो उसमें बहुत सारे लोगों की पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी होती है, और अगर एआई इस पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वाले डेटा को यूज़ कर रहा है अपने आप को ट्रेन करने के लिए, तो ये डेफिनेटली राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। एआई सिस्टम्स अगर इनको हैक करा जाए तो डेफिनेटली साइबर अटैक्स के लिए भी यूज़ करा जा सकता है। तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट करी गई है। एआई हैड द पोटेंशियल टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्क्रीन रिफ्रैक्टिव आई एरर्स इन चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो ये आपको जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है, मेडिकल इश्यूज, ये याद नहीं रखने हैं,
लेकिन इस स्टेटमेंट से आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो डायग्नोसिस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि हमारी आंखें जो नहीं बता पाती, अगर एआई को मैंने कोई पिक्चर दे दी किसी की आई की, देखो कोई डॉक्टर है, ठीक है, उसको वो जब सपोज वो जो इंसान है वो डॉक्टर बना था 2015 में, तो उसके पहले के जितने मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह हैं उसको सब पता है। लेकिन 2015 के बाद जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता है वो अपने आप को अप टू डेट नहीं रख पाए। लेकिन एआई के पास ये प्रॉब्लम थोड़ी है। तो कोई आई चेकअप के लिए अगर डॉक्टर के पास जाएगा तो उसके पास भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी, और हो सकता है 2015 से पहले जो उसने चीज़ें याद रखी हो उसमें से काफ़ी चीज़ें वो भूल भी गए हों। लेकिन एआई के पास तो ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको बिग डेटा मैनेज करना आता है, बहुत सारा डेटा उसके पास। दूसरी चीज़, डॉक्टर जितना ही एआई भी उतना ही स्मार्ट है। तो आपने अपनी आई की पिक्चर एआई के पास पोस्ट कर दी तो वो पूरी इमेज को स्कैन करके हो सकता है कुछ केसेस में एक ह्यूमन डॉक्टर से भी बेटर डायग्नोसिस कर सके। ऐसा होता नहीं है बट ऐसा पॉसिबल है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एआई की इंपॉर्टेंस वहाँ पर भी आती है। तो ये एक पर्टिकुलर सिनेरियो था। बाकी एआई को आपको ढंग से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा, उसका स्टैटिक और करंट साथ में लेके। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इन रणथंबोर टाइगर्स एंड ह्यूमन स्ट्रगल फॉर स्पेस एंड सर्वाइवल। कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी ऐसी कि जहाँ पे ये बोला गया था कि शायद इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन अपनी हेल्दी पॉपुलेशन के पीक पर है। ऐसा क्यों? देखो, इंडिया में जो टाइगर पॉपुलेशन है हिस्टोरिकली, स्पेशली ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर बहुत ज़्यादा ही गिर गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइगर्स की पोचिंग करी जाती थी, हंटिंग करी जाती थी, और उसके अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन मेजर्स नहीं थे। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट इंडिया में पहले के कुछ 20-30 साल टाइगर की पॉपुलेशन गिरती है, लेकिन फिर जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होता है 1973 के अराउंड, तब टाइगर की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने चालू होती है। और आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि इंडिया एक इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है, कि इससे नीचे टाइगर की पॉपुलेशन है तो वो कम है, और इससे ऊपर अगर टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो शायद वो इंडिया की जितनी कैपेसिटी है ना, उससे ज़्यादा टाइगर्स हो जाएंगे। और उसका एक एग्जांपल ये भी है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अभी रिसेंटली देखा गया कि रणथंबोर के अंदर, जो कि एक बहुत ही बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर एक टाइगर है जो कि विलेजर की डेड बॉडी के पास पाया गया। तो लोगों को लगा कि इस टाइगर ने ही इस विलेजर को मार दिया है। तो लोगों ने उस विक्टिम को रेस्क्यू करने की कोशिश करी, बट अल्टीमेटली वो जो विक्टिम था वो मर गया था, एंड वो जो टाइगर है उसको भी मार दिया गया, और वो जो टाइगर है उसकी बॉडी कुछ दूर मिली। एंड इस पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी को लेके बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी करा और कॉम्पनसेशन भी मांगा स्टेट गवर्नमेंट से। सो ये यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे ही एक न्यूज़ हमने पहले भी देखी थी जिसमें एलिफेंट्स जो हैं वो बहुत सारे कॉफ़ी गार्डन्स में और टी गार्डन्स में घुस रहे थे, जिसके कारण विलेजर्स एलिफेंट को मार रहे थे और एलिफेंट विलेजर्स की क्रॉप्स को डैमेज कर रहे थे। तो यहाँ पे ह्यूमन का भी लॉस है, एनिमल का भी लॉस है। सिमिलर केस यहाँ पर भी है, ठीक है। सो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को इंक्लूड करा गया था। तब से बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव और कंजर्वेशन पॉलिसीज टाइगर्स के लिए चालू कर दी थी, जिसमें ये भी था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फॉरेस्ट रिसोर्सेस को यूज़ करके अपनी लाइवलीहुड चलाते थे। जैसे बहुत सारे फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, एंड इवन लकड़ियाँ हो गई जलाने के लिए। ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट से वो इकट्ठा करते थे और अपनी ज़िंदगी का नॉर्मल लाइवलीहुड को चलाते थे। बट थिंग इज़ कि जब प्रोजेक्ट टाइगर आया तो बहुत सारे विलेजर्स को लगा, स्पेशली रणथंबोर एरिया में, कि इस पूरे रीजन को अगर वो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देंगे, एक प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देंगे, तो जो ये ह्यूमन लाइवलीहुड का ये जो काम है ना, इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। तो इवन दो टाइगर को बचाना भी ज़रूरी था, लेकिन जो विलेजर्स की फॉरेस्ट राइट्स थी वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गई, एंड बहुत सारे विलेजर्स को डिस्प्लेस भी कर दिया गया। और तब कुछ विलेजर्स ने अटैक भी करा था रणथंबोर के फील्ड डायरेक्टर पे। तो आप समझ सकते हो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी पुराना है, आज का नहीं है। देन हो क्या रहा है इस टाइगर अटैक्स के फियर के कारण, क्योंकि रणथंबोर जो एरिया है वहाँ पे अब टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई है, एंड आसपास वाले जो विलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, वल्नरेबल हैं टाइगर अटैक्स से। तो जो टाइगर अटैक्स है उन्होंने फोर्स भी करा है बहुत सारे विलेजर्स को कि उनकी जो भेड़ बकरियां हैं, लाइफ स्टॉक है, उनको बहुत ही लोअर प्राइस पे ना वो दूर चले गए।
बहुत सारे यहाँ पे विलेजर्स थे जो अपनी गोट्स का, काउज, बफलोस का मिल्क प्रोडक्शन करते थे, डेयरी प्रोडक्शन करते थे, वो छोड़ छाड़ के और अपनी लाइफ स्टॉक बेच के वो वहाँ से चले गए टाइगर अटैक्स के खतरे के कारण। और बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे नील गाय, लेपर्ड्स, इनसे ऑलरेडी इनकी क्रॉप्स का लॉस होता है। जो नील गाय है वो आती है और बहुत सारी जो क्रॉप्स है उनको डैमेज करके चली जाती है। सो जब ये होता है, ऊपर से टाइगर अटैक्स के कारण लोगों को छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम विलेजर्स के लिए बन गई है। ऊपर से जो ये डैमेज हो रहा है उस पर कॉम्पनसेशन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन लोगों को देता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ये भी आपको ध्यान रखनी चीज़ है। एंड ये जो रिपोर्ट है वो बोल रही है कि रंथम बोर्ड में टाइगर्स एंड ह्यूमंस दोनों ओवर क्राउडेड हैं। तो ये वही एक सिम्टम है जो एक बड़ी न्यूज़ मैंने आपको बताई थी कि शायद इंडिया एक इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है, जिसके ऊपर अगर टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ती है तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। विलेजर्स ये बोलते हैं कि जो रिजर्व, जो ओवरऑल ये कंजर्वेशन रिजर्व है, प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है और जो विलेजर्स की सेफ्टी और लाइवलीहुड है उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है ना, मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर, और डायरेक्टली इंटरव्यू में भी आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो लोकल लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या है या उनकी एलिगेशंस क्या है। देन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके तरफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट भी है लोगों का, क्योंकि जब भी कोई ऐसा अटैक होता है या क्रॉप्स का डैमेज होता है तब जो रिस्पॉन्स आता है वो बहुत धीरे आता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि रणथंभौर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के कारण न्यूज़ में आ चुका है तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये पूरा रणथंभौर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जा रही है चंबल रिवर। ठीक है, यहाँ पे जा रही है चंबल रिवर और यहाँ पे आ रही है बनास रिवर। ठीक है, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के नॉर्थ के साइड है बनास रिवर और साउथ के साइड है चंबल रिवर। और एक और चीज़ आपको यहाँ से दिख रही होगी कि जो बनास रिवर है वो इस डायरेक्शन से फ्लो कर रही है और चंबल रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो ये चंबल रिवर का राइट हो गया, ये चंबल रिवर का लेफ्ट हो गया। तो मतलब बनास रिवर जो है वो चंबल रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर 74 के अंदर, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर रणथंभौर को एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करा था और यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ये तो खैर ऑब्वियसली हो गई क्योंकि ये राजस्थान के रीजन में है, तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होना यहाँ पे काफ़ी ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट, इंडिया नीड्स एन एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं, एक्चुअली 3 ऑथर हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया में एक एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी होनी चाहिए। इसका नाम पढ़ो आप, एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी, मतलब एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों को कंबाइन करके एक एजेंसी होनी चाहिए, ये ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली बिकॉज ये बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में जब हम एनवायरमेंट को देख रहे हैं तो बहुत सारी एजेंसीज हैं हमारे पास। ठीक है, बहुत सारी एजेंसीज हैं और ये सारी एजेंसीज ना अकेले अकेले कुछ कुछ मुद्दों पे काम करती आ रही है। जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है कि हमारे पास सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो कि पोल्यूशन की बात कर रही है इन जनरल। देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, ये जो है ये एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रही है, मतलब ओवरऑल जो एनवायरमेंट है उसको मॉनिटर कर रही है। देन हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है जो कि सिर्फ डिजीजेस की बात कर रही है। बट हमें ज़रूरत क्या है कि इस पूरे फ्रेमवर्क को हमें इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सीपीसीबी पोल्यूशन की बात कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एनिमल्स और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ह्यूमंस की हेल्थ को देख रही है। लेकिन हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो इन तीनों को इंटीग्रेट करे, और इसी को बोला जाता है वन हेल्थ अप्रोच। ठीक है, इसी को बोला जाता है वन हेल्थ अप्रोच। और वन हेल्थ अप्रोच बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली कोविड-19 के बाद वन हेल्थ अप्रोच बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था। स्पेशली वाई, बिकॉज कोविड-19 चालू कैसे हुआ, एक बैट के थ्रू जिसने एक फ्रूट खाया फॉरेस्ट के अंदर, और उसी फ्रूट को ये माना जाता है पैंगोलिन ने खाया और उसके थ्रू वो ह्यूमंस में आ गया। मतलब एक एनिमल, एक ट्री और एक ह्यूमन, इनका कांटेक्ट से ही पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा पैंडेमिक फैल गया। और ये जो डिजीज है ना, ये ऐसे ही जंप करी और फिर ह्यूमंस में फैल गई। सो द थिंग इज कि या तो हम सिर्फ एनिमल्स पे फोकस कर लें, एनिमल हेल्थ पे, या फिर हम सिर्फ ह्यूमन हेल्थ पे फोकस कर ले, या फिर हम प्लांट डिजीज पे फोकस करें। और अभी ऐसा ही हो रहा है। इसके जगह हम तीनों को मिक्स करके जो भी हम फ्यूचर में पॉलिसीज बना रहे हैं, स्कीम्स बना रहे हैं,
उनमें इन तीनों को ध्यान रखना ज़रूरी होगा, एंड यही होता है वन हेल्थ अप्रोच। उसी को प्रपोज करने के लिए ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इसमें भी COP29 का मेंशन है जो भी हो रहा है, और यहाँ पे जो इंडिया ग्लोबल वॉइस बन के उठी है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, या फिर ग्लोबल साउथ की। ग्लोबल साउथ वो कंट्रीज़ हैं जो एक नाम दिया गया है उन कंट्रीज़ को जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। सो यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि अभी रिसेंटली एमिशंस गैप रिपोर्ट रिलीज़ हुई है जो UNEP ने रिलीज़ करी है। अब ये अलग से एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन गया कि एमिशंस गैप रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है? UNEP ने। वो सजेस्ट करता है कि इंडिया में 6% मोर ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज हुए हैं पिछले साल से। मतलब जो ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रही है जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज होता है, उसकी ग्रोथ रेट है 6% इंडिया के अंदर। मतलब वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। सो ये एक इंपॉर्टेंट टाइम है इंडिया के लिए जब हम एक एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी बनाएं। अब इस पे प्रीलिम्स पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस पे प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आ सकता है, वन हेल्थ के ऊपर प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको आप कहाँ यूज़ करोगे? मेंस में, क्योंकि मेंस में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एनवायरमेंट के ऊपर, और हो सकता है वन हेल्थ के ऊपर ही कोई क्वेश्चन बन जाए। तो इन केसेस में आप मेंशन करोगे सजेशन में, कंक्लूजन लिखने से पहले जब आप सजेशंस लिखते हो तब आप ये चीज़ें लिखोगे कि क्यों ना एक एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी बना दी जाए। तब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोहेसिव एनवायरमेंटल गवर्नेंस। सिंपल। तो अभी क्या सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया है, और ऑब्वियसली इसका उल्टा क्या करेगी एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी, जो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करेगी, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा डिसकनेक्ट है इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस साइलोज में काम कर रही है। साइलोज मतलब अपने आप एक दूसरे से अलग अलग काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बॉडी होगी इंडिया में। हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं यूएस की EPA से, जर्मनी की FEA से, और जापान की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से। तो इन जगह क्या होता है, वन हेल्थ अप्रोच पे बहुत ज़्यादा काम करा जाता है। तो उनसे इंस्पिरेशन लेकर भी हम हमारी कंट्री में एक बॉडी EHRA बना सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो एनवायरनमेंट के अंदर GS3 के अंदर एक टॉपिक है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। मतलब कोई भी बड़ा सा बिल्डिंग बनानी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को कितना इम्पैक्ट होगा, एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होगा, उसका असेसमेंट करा जाता है। उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो वैसे ही क्यों ना हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट भी हम चालू कर दे सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। क्योंकि देखो एक बहुत ही सिंपल चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा एरिया है, फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे बैट्स रहते हैं जिनके अंदर बहुत सारी डिजीजेज हैं, ठीक है। लेकिन वो जो बैट्स हैं ना फॉरेस्ट के इस डायरेक्शन में रहते हैं, और जो ह्यूमंस हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो देखो ह्यूमंस और बैट्स के बीच में ना बहुत घना फॉरेस्ट है। तो ये जो डिजीज़ है ये ह्यूमंस में जंप करने के बहुत कम चांसेस हैं। मतलब जूनोसिस होने के बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया जाएगा जिसमें ये जो फॉरेस्ट है इसको काट दिया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बना दी जाएगी। तो देखो जो ह्यूमंस है ना वो बैट्स के इलाके के बहुत पास आ गए हैं। तो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया था तो यहाँ पे एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ। उस असेसमेंट से पता चला कि यहाँ पे इतने पेड़ काटे जाएंगे, इतने पेड़ काटे जाएंगे, ये असेसमेंट से पता चला, और पेड़ कट भी गए। तो ये जो कंपनी है या फिर ये जो प्रोजेक्ट है, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कहीं ना कहीं और पेड़ उगाने पड़ेंगे। तो ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का फ़ायदा हो गया। लेकिन इसी के साथ अगर यहाँ पे HIA भी होता, तो हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट भी होता, तो ये पता चल जाता कि यहाँ पे प्रोजेक्ट करने से ये जो डिजीज़ वाले बैट्स हैं, ह्यूमंस इनके काफ़ी क्लोज आ गए हैं। तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे ये जो बैट्स हैं ये दूर रहे, या फिर ये जो प्रोजेक्ट है इसको किसी और इलाके में बना दिया जाए। तो हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट का ये भी फ़ायदा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये भी आपको मेंस में रिकमेंडेशन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा इसका मतलब है टू अलाउ डिसीजन मेकर्स टू अंडरस्टैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और EHRA से क्या होगा, बहुत फ़ायदा होगा ऑब्वियसली, बट इंडिया में इसके बनने के लिए जो चैलेंजेस है वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया क्या होता है, ये एक टर्म है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है कुछ भी नए चेंज को रिजेंट करती है, मतलब बहुत ही ईजीली वो इतने बड़े चेंज को अग्री नहीं करेगी, तो उसमें बहुत बड़ा टाइम है। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं और बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो भी शायद रेजिस्टेंस डिस्प्ले करें। ये भी कुछ यहाँ पे चैलेंजेस हैं जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद अ बिट ऑफ चैलेंज। तो ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल मेंशन्ड है जिसमें ये बात की गई है कि कैसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी
फॉर्म करी गई थी और और उसको कंपेयर करा गया है जैसे मॉडल पीआईटी एक इंडिया लाया था। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें से जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी है, एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये बात कर रहे हैं कि इंडिया ने एक मॉडल बीआईटी पास करी थी 2015 में। इसका क्या मतलब है? देखो, इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करता है। ये तो काफ़ी ऑब्वियस है। इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में क्या होता है? ये अलाउ किया जाता है कि इंडिया और जो कंट्री बी है, इनकी जो कंपनीज है ना, इनकी जो कंपनीज हैं वो एक दूसरे की कंट्री में इन्वेस्ट कर सकेंगी, राइट? अभी क्या होता है, अगर सपोज कंट्री बी की कोई कंपनी है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा टैक्स लग सकता है, बहुत टैरिफ्स लग सकते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस के थ्रू उसको गुजरना पड़ेगा इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। लेकिन अगर एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर ली, बाय मतलब दो कंट्रीज ने, तो अगर एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इंडिया ने किसी के साथ साइन कर ली, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उस कंपनी को, उस कंट्री बी की जो कंपनी है, उसको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसीलिए मेनली ये बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करी जाती है। तो इंडिया ने क्या करा था 2015 में, एक मॉडल बीआईटी वो एक लाए थे, मतलब एक मॉडल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी लाए थे। किसके साथ? किसी के साथ नहीं, क्योंकि एक मॉडल है। मतलब बेसिकली क्या था, ये एक अ, ये एक अ, ये एक ब्लूप्रिंट था। इस ब्लूप्रिंट में लिखा था कि इंडिया अगर फ्यूचर में जब जब किसी भी कंट्री के साथ बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करेगा, तो उस बीआईटी का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो मतलब एक तरह से ब्लूप्रिंट उन्होंने बना लिया 2015 में, जिसको मॉडल बीआईटी बोल दिया गया, जिससे ये डिसाइड हो जाएगा कि भाई फ्यूचर में जब भी इंडिया किसी के साथ बीआईटी साइन करेगा, उसके कंटेंट्स क्या होंगे, कौन कौन से प्रोविजंस होंगे। इसका बेसिकली मतलब यही था। अभी ये जो ऑथर हैं ये बोल रहे हैं कि इंडिया ने 2014 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करी थी। एंड अब हुआ क्या है कि इस साल भी एक नई बीआईटी ट्रीटी साइन करी गई। मतलब एक पहले ट्रीटी साइन करी थी 2014 में, इसको रिप्लेस कर दिया गया और इस साल एक और इंडिया और यूए के बीच में ट्रीटी साइन हुई है। और ये जो बीआईटी है, इसने पुराने ट्रीटी को रिप्लेस कर दिया। बस ये चीज़ लिखी है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो बीआईटी है, ये कोई भी बीआईटी जो होती है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, वो दो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने होते हैं उसको। पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो गोल है इन्वेस्टमेंट का, वो कंप्लीट करना, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्शन भी देना ऑफ द स्टेट्स सोवरेन राइट टू रेगुलेट। मतलब पहला गोल किसी भी बीआईटी का होता है कि इंडिया भी चाहती है कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन इंडिया ये भी चाहती है कि जो इन्वेस्टमेंट आए वो इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग आए, और जो कंपनीज इंडिया में आके खुलेंगी बाहर वाली, वो इंडिया के रूल्स को फॉलो करे, यहाँ के रेगुलेशन को फॉलो करे। तो पहला एम क्या होता है बीआईटी का? एक बैलेंस लाना, ताकि मतलब बैलेंस किस में लाना? इंडिया के रेगुलेशंस के अंदर, और जो इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी उसकी खुद की एस्पिरेशंस के लिए। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस लाना जरूरी होता है, इसलिए बीआईटी साइन करी जाती है। दूसरी, इट शुड कंटेन अनएम्बिगुअस प्रोविजंस टू रिड्यूस डिस्क्रिशन ऑफ इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रिब्यूनल्स। अब एक और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टर्म इन्होंने लिख दिया है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है समझना। देखो क्या होता है कि कोई कंपनी है कंट्री बी की, जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, उसने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो कंपनी है ये बोल रही है, देखो मैं क्योंकि कंट्री बी से आती हूँ और कंट्री बी और इंडिया ने एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन कर रखी है, तो मुझे कुछ ना कुछ फेवर्स दो, मुझे कम रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, मुझे पेपर वर्क नहीं करना, और मेरे अगेंस्ट, मेरे प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट और मेरी कंपनी के अगेंस्ट, या मेरी कंपनी के ऊपर जो टैक्स और टैरिफ है वो बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ने बीआईटी साइन कर रखा है और मैं इस बीआईटी के जो फ़ायदे हैं उसको लेने के लिए एलिजिबल हूँ। ये कंपनी ये चीज़ें बोल रही है, ठीक है। लेकिन इंडिया में जब वो आती है तो इंडिया उससे बहुत ज़्यादा टैक्स मांगने लग जाता है, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन लगा देता है। तो अब ये जो कंपनी है कंफ्यूज हो गई, तो ये क्या करेगी, ये इंडिया के कोर्ट के अंदर केस कर देगी कि भाई मुझे तो इस बीआईटी के अंदर जो फ़ायदे मिल रहे थे या मिलने चाहिए थे वो मुझे मिल नहीं रहे, ऊपर से मेरे अगेंस्ट इतने ज़्यादा रेगुलेशन लगा दिए गए। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया के जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर ये केस चलेगा। मान लेते हैं ये जो केस है ये लंबा चल रहा है, या फिर इस केस का जो सोल्यूशन आया है उससे ये कंपनी या इंडिया दोनों में से कोई हैप्पी नहीं है, तो वो अब एक थर्ड पार्टी को बुलाएंगे।
ये तो ज़रूरी है ना, मतलब अब ये डिसीजन भी आ गया लेकिन ये लोग खुश नहीं है उस डिसीजन से, तो क्या करेंगे? क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, एक थर्ड पार्टी को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, इनका नाम है इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। अब आपको समझ में आ गया? ये डिस्प्यूट सेटलमेंट करने के लिए ट्रिब्यूनल है। किसके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है? इन्वेस्टर और स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है? तो ये ISDS ट्रिब्यूनल है। तो दो क्या एम है किसी भी BIT के? पहला, जो इंडिया रेगुलेट करना चाहता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, एक वो प्रोसीजर, और दूसरा जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इंडिया में आके बहुत बड़ी बड़ी एम्बिशंस के साथ इन्वेस्ट करना चाहता है, इन रेगुलेशंस और इन एम्बिशंस दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, जब भी कोई ना कोई डिस्प्यूट हो, और डिस्प्यूट तो होगा ही, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में तो उसको टैक्स की छूट चाहिए, कुछ भी चाहिए, और इंडिया उसको दे नहीं रहा या कुछ भी हो सकता है, तो कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो सकता है। ये जब भी डिस्प्यूट हो तो उसको सुलझाने के लिए जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनके अंदर जो तरीके हैं ना सॉल्व करने के, वो अनएम्बिगुअस होने चाहिए। अनएम्बिगुअस मतलब इन पे कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं होना चाहिए जो डिफाइंड ना हो। सपोज इंडिया ने लिख दिया, या ISDS के अंदर ये लिखा है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर इंडिया में आके, लेट अस से इंडिया में आके किसी स्टेट के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे दे, तो उसकी जो राइट्स है ना BIT के अंदर, जो उसको स्पेशल फायदे मिल रहे हैं, वो उसको नहीं मिलेंगे। बट ये स्टेटमेंट लिखा है, बस बस ये लाइन लिखी है ISDS के अंदर। अब वो जो स्टेटमेंट है, वो जो इन्वेस्टर आ रहा है इंडिया में, उसने कुछ चीज़ स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल दी, लेकिन वो क्या चीज़ बोलनी पड़ेगी उसको अपनी ये जो राइट है इसको गिव अप करने के लिए, वो क्या है? अनएम्बिगुअस है, क्योंकि ये डिफाइन ही किया नहीं गया। तो ऐसी अनएम्बिग्विटी होनी ही नहीं चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर कट लिखी होनी चाहिए कि किस बेसिस पर डिस्प्यूट होगा, किस बेसिस पे डिस्प्यूट डिसाइड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें वर्ड टू वर्ड फैक्चुअली लिखी होनी चाहिए, कोई भी चीज़ डिस्क्रिशन और इंटरप्रिटेशन पे नहीं छोड़नी। तो अब ये चीज़ यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि इंडिया ने ये जो मॉडल BIT बनाया था 2015 में, इसमें से कुछ चीज़ों पर इंडिया UA का ये जो नया BIT है इस साल जो साइन हुआ है, वो इसे डिपार्ट करता है। मतलब कुछ चीज़ों पे, 2-3 चीज़ों पे ये मॉडल BIT से थोड़ा अलग है। पहली चीज़, इट प्रोवाइड्स, ये जो नया BIT है UA के साथ, इसमें क्या लिखा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं इनको 5 साल तक, इनको 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो ISDS का क्लेम है ना वो ले सकते हैं। मतलब अगर जो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आ रहा है UAE से, और इंडियन गवर्नमेंट और ये जो नया इन्वेस्टर है, इसमें BIT के अंदर ये जो इन्वेस्टर है ये फ़ायदा उठा रहा है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोविजंस का। लेकिन कुछ ना कुछ किसी केसेस पे डिस्प्यूट हो जाता है, इसको मान लेते कोई लैंड नहीं मिली, या इंडियन गवर्नमेंट से इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था वो पूरा नहीं हो रहा, कुछ भी हो सकता है, किसी भी केसेस पे डिस्प्यूट हो गया। तो ये जो डिस्प्यूट है ना, पहले 3 साल तक इंडिया के अंदर चलेगा, अगर पूरा नहीं होता तब जाके ये ISDS में डिस्प्यूट फाइल कर पाएगा। तो ये 3 साल का एक पीरियड है, जिसके बाद ही ये डिस्प्यूट ISDS में जाएगा। लेकिन जो मॉडल BIT था ना 2015 में जो बना रखा था, जो एक ब्लूप्रिंट था, उसमें 5 साल लिखा था, ठीक है? सो सम कंट्रीज बोलती है कि 5 साल तो बहुत बड़ा है यार, जल्दी से उसको सुलझाना ज़रूरी है। लेकिन ये एक स्टेप है जिससे इंडिया का जो, क्योंकि जो इंडिया में केसेस है ना वो चलते ही बहुत टाइम तक हैं, बहुत टाइम तक चलते हैं, इसलिए इंडिया ने, इवन दो मॉडल BIT में 5 साल भले लिखा हो, ये जो नई BIT है इसमें सिर्फ 3 साल का दिया है। इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अगर मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ और कोई डिस्प्यूट भी हो गया ना, तो 3 साल में ही ISDS में आ जाएगा। मतलब ओवरऑल चीज़ है कि जो ओवरऑल डिस्प्यूट सेटलमेंट है वो जल्दी से जल्दी होगा। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है उसमें ये लिखा है कि एंटरप्राइज जो कि इस इन्वेस्टमेंट के अंदर, इस BIT के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा उठाना चाहेगी, वो और जो ट्रीटी प्रोटेक्शन उसको मिलेगी, वो की इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी होनी चाहिए, जैसे कैपिटल, प्रॉफिट, एक्सपेक्टेशंस, रिस्क अजम्पशंस की। अब ये चीज़ आपको कुछ याद नहीं रखनी, सिंपल सी बात है। इस BIT के अंदर किस टाइप के इन्वेस्टमेंट को फ़ायदा मिलेगा उसकी एक डेफिनेशन बनी हुई है, सिंपल। लेकिन एक और क्राइटेरिया जो मॉडल BIT में था, इसमें यह था कि इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द होस्ट स्टेट करना चाहिए। मतलब उस इन्वेस्टमेंट को ही BIT के अंदर फ़ायदा मिलेगा जो होस्ट कंट्री, जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इस केस में इंडिया, मतलब इंडिया की अगर वो इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट करेगी तभी उसको BIT में फ़ायदा होगा। ये मॉडल BIT में लिखा था,
लेकिन ये चीज़ इंडिया यूए की बीआईटी में नहीं है। इसको हटाने से क्या होता है, सब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो बॉडी है वो कैसे डिसाइड करेगी कि किसी इन्वेस्टमेंट से इंडिया में ग्रोथ हुई है या नहीं, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में होगी तो ग्रोथ तो होगी ही, क्योंकि ओवरऑल कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, नॉर्मल लोगों को फ़ायदा मिलेगा। बट ये फिर है ही क्यों ये एक लाइन, अगर हर इन्वेस्टमेंट से ही ये चीज़ हो रही है? तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी पोस्ट कर रही थी, जो अब इस पर्टिकुलर इंडिया यूए की जो नई बीआईटी है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं है। तो आई नो ये थोड़ा सा हटके एक आर्टिकल था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, लेकिन इसको समझने से ना आपको पता चलता है कि इंटरनेशनल लेवल पे या जो ट्रेड है उसमें कौन कौन सी चीज़ें एक्टिव है, किन बेसिस पे इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था। और ऐसे कुछ टर्म्स पूछ लिए जाएंगे, आईएसडीएस वगैरह, ये क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। और एक और क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया ने किस कंट्री के साथ रिसेंटली बीआईटी साइन करी है, कुछ भी बन सकता है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये ज़रूरी था। ICC issues arrest warrant against Netanyahu, Gallant and Hamas leaders. So obviously Israel and Palestine conflict बहुत टाइम से चल रहा है, और उसमें जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, उन्होंने बोला है कि दोनों ही साइड्स, इसराइल में नेतन्याहू और नेतन्याहू के पुराने जो डिफेंस मिनिस्टर थे गैलेंट, ये, और दूसरी साइड पैलेस्टीन में हमास, इन दोनों साइड के जो लीडर्स हैं उन दोनों के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं। किसने किए हैं ये? आईसीसी ने। अब आईसीसी के पास क्या ये ताकत है, क्या ये पावर है करने की, समझते हैं। देखो, आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक जुडिशियल बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे, जो नेदरलैंड्स के अंदर है। ये बनी थी 2003 में, और इसको बनाने के लिए एक अग्रीमेंट हुआ था, एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम है रोम स्टैट्यूट, और वो ट्रीटी हुई थी 1998 में। अब इस बॉडी को बनाने का एम क्या है? ये इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करती है और अरेस्ट वारंट रिलीज करती है उनके अगेंस्ट जिन्होंने जेनोसाइड किया है, मतलब बहुत सारे लोगों का मर्डर या डेथ। वॉर क्राइम्स वो होती हैं, देखो वॉर के अंदर भी रूल्स होते हैं। इंटरनेशनल लॉ में वॉर कैसे होगा उसके भी रूल्स लिखे हैं। अगर उन रूल को वायलेट कर दिया तो वॉर क्राइम बन जाता है वो। जैसे अगर वॉर के अंदर दो आर्मीज एक दूसरे के सोल्जर्स को मार रही है तो वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर अलाउड है, लेकिन वो नॉर्मल जो इनोसेंट सिटीजन्स हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको नहीं मार सकती। उनको मारने लगेगी तो वो वॉर क्राइम में काउंट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, तो जो ये चीज़ें कर रहा है उसको वॉर क्राइम माना जाएगा और उन इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट कर सकती है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है बाय द वे, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किसी पूरी कंट्री को प्रोसिक्यूट नहीं करती, वो इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करती है। जैसे व्लादिमीर पुतिन को भी उन्होंने प्रोसिक्यूट करा था, एंड इसमें 123 मेंबर्स हैं, लेकिन यूएस, रशिया और इवन इंडिया एंड चाइना भी इसके मेंबर्स नहीं हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो न्यूज़ है ना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके कारण आईसीसी न्यूज़ में आ जाता है और उस पर स्टैटिक बेस्ड एक क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। लास्ट, ड्यूरिंग AMR वीक लेसन्स फ्रॉम वैक्सीनेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक आर्टिकल मेंशन है। इसमें ये लिखा है कि इंडिया में ना वैक्सीनेशन से बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे हमने 1977 में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कर दिया इंडिया से, 2014 में पोलियो को इरेडिकेट कर दिया इंडिया से, लेकिन वैक्सीनेशन का ये जो इनिशिएटिव है इसमें अभी भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो अंडर यूटिलाइज्ड है। मतलब जो वैक्सीनेशन इंडिया में हुआ है वो काफ़ी सक्सेसफुल तो रहा है, उसके एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी हम पीछे हैं। और एक बहुत बड़ा यहाँ पे वो पॉइंट बताते हैं, वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। मतलब दो चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं। कौन सी दो चीज़? पहली चीज़ कि इंडिया में जो डिजीज़ हैं, किन किन को डिजीज़ हैं और किसी भी डिजीज़ का प्रेवलेंस क्या है, ये जो डेटा है उसका बहुत कम है। दूसरी चीज़, क्योंकि मान लो किसी इंसान को कोई एक डिजीज़ है, ठीक है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उस इंसान को ये डिजीज़ है या नहीं, तो ये अगर डॉक्टर के पास भी जाएगा, मतलब एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक टाइप की डिजीज़ फैली हुई है, लेकिन हमारे पास डेटा नहीं है। मतलब मान लेते हैं कि वहाँ पे वो डिजीज़ है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वहाँ पे किस टाइप की डिजीज़ फैली हुई है। तो ये लोग डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को भी लगेगा कि यार ये तो कोई नॉर्मल डिजीज़ है या फिर डिफरेंट टाइप की डिजीज़ है, तो बस उनको सिम्टम्स ट्रीट करने के लिए डॉक्टर उनको कुछ एंटीबायोटिक्स पकड़ा देगा, ठीक है। लेकिन ये जो डिजीज़ थी, लैक ऑफ डेटा के कारण डायग्नोस नहीं हो पाई, ठीक है, डायग्नोज नहीं हो पाई। एंड इसके कारण
लोगों को डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स पकड़ा दिए, क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता कि ये बहुत ही बड़ी डिजीज़ है। उनको लगा ये तो नॉर्मल सिम्टम्स है, क्योंकि बुखार, बॉडी पेन, ये तो बहुत ही नॉर्मल फ्लू में भी हो जाता है। लेकिन क्योंकि लैक ऑफ डेटा है, पता ही नहीं है कि उस डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कुछ स्पेशल टाइप की डिजीज़ फैली हुई है। तो यहाँ पे हो रहा है मिस डायग्नोसिस, और इसके कारण जो लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में, उनको रैंडम एंटीबायोटिक्स पकड़ा दिए जाते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, इस एंटीबायोटिक्स से उस इंसान का कुछ नहीं होना, ठीक है? ऊपर से ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो लोग खाएंगे, लेकिन इनकी बॉडी में कुछ एंटीबायोटिक्स से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डिजीज़ ऐसी है ही नहीं जो एंटीबायोटिक्स से सॉल्व हो जाए। तो ये जो लोग एंटीबायोटिक्स खाएंगे, ये यूज़ ही नहीं होगी लोगों की बॉडी में, और फिर एक्सक्रीटा के थ्रू ये आसपास वाले एरिया में, वाटर बॉडीज़ के अंदर फैल जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है कि जो एंटीबायोटिक्स है, इसका ओवर यूज़ हो रहा है और मिस यूज़ भी हो रहा है इंडिया में बहुत ज़्यादा। ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे लोग तो घर में एंटीबायोटिक्स ले आते हैं और लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को बांट देते हैं। बहुत सारे फार्मर्स अपनी लाइफ स्टॉक को, उनकी जो गोट्स हैं, काउज हैं, बफलोज हैं, उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये दे देंगे वो ठीक हो जाएगा। तो पुअर अवेयरनेस, मिस यूज़, ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स के कारण जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि जो डिजीज़ एक्चुअली, जो बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, जब जब ये एंटीबायोटिक्स एनवायरनमेंट में फैलते हैं ना, तब ये बहुत ही वीक फॉर्म में होते हैं। देखो, अगर किसी इंसान ने एंटीबायोटिक खाया है, तो उसकी बॉडी में तो पूरे में वो एंटीबायोटिक ना उस बॉडी के अंदर ही है। लेकिन अगर वो एंटीबायोटिक पानी के अंदर फैल गया, तो देखो पानी के तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से इतना छोटा सा एंटीबायोटिक है। तो जब ये पानी में, जिसमें एंटीबायोटिक घुल गया है, जब ये किसी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा, तो इतना डाइल्यूटेड फॉर्म में क्या वो एंटीबायोटिक के पास इतनी पावर बचेगी कि वो उस बैक्टीरिया को मार पाए? नो। और बहुत ही कम बैक्टीरिया को मार पाएगा। और ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये जो एंटीबायोटिक है उन पे अटैक करेगा, लेकिन ये बैक्टीरिया मरेंगे नहीं, क्योंकि वो इतने डाइल्यूट फॉर्म में उनके पास आए। तो जो बैक्टीरिया है ना, ये अटैक भी हो गया इन पे एंटीबायोटिक का, और फिर भी ये जिंदा रह जाएंगे। तो अब ये बैक्टीरिया भी तो स्मार्ट है ना, ये बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक को स्टडी कर लेंगे, और फ्यूचर में जितने भी बैक्टीरियाज होंगे, वो अब इस एंटीबैक्टीरिया से, वो अब इस एंटीबायोटिक से डैमेज होएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने लर्न कर लिया कि इस टाइप का एंटीबायोटिक होता है जो कि हमें मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमें मार तो पाया नहीं। तो हमने क्या करा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने हमारे जेनेटिक मटेरियल में नोट कर ली, और अब फ्यूचर में जितने भी बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन से बनेंगे, उनके पास इस पुराने एंटीबायोटिक की इन्फॉर्मेशन होगी, और जब ये दोबारा अटैक करेगा तो उन बैक्टीरिया पे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं एंटा माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये बहुत तरीके से होती है, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में। वैक्सीनेशन से बहुत फ़ायदा तो हुआ, लेकिन इंडिया में डेटा की बहुत कमी है। और अगर डेटा हमारे पास पूरा ढंग से है, तो हम सबको वैक्सीनेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं, जैसे जो न्यूमोकॉकल निमोनिया है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। बाय द वे, ये दोनों बैक्टीरिया से ही होती है बीमारियाँ, ठीक है? और इनके अगेंस्ट अगर वैक्सीन दे दी जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन इनका जो डिजीज़ बर्डन है, इनका जो प्रेवलेंस है, ये कितनी फैली हुई है, ये डेटा नया नहीं है हमारे पास। तो बहुत सारे लोग जिनको ये बीमारी है, उनको वैक्सीन मिली भी नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वैक्सीन कहाँ-कहाँ देनी है। और उनको वैक्सीन नहीं मिली तो वो बीमार हो जाते हैं। बीमार होके वो जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक पकड़ा देते हैं, और एंटीबायोटिक पकड़ाते हैं अननेसेसरीली। इसके कारण क्या होता है, ऑब्वियसली उन उन लोगों से एंटीबायोटिक खा के तो डिजीज़ पूरी फुलफिल होगी नहीं, और वो लोग एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक खाए जाते हैं, क्योंकि वो सिम्टम्स को ट्रीट कर देते हैं बस, लेकिन जो मेन डिजीज़ है वो पूरी नहीं हो पाती। तो इतने सारे एंटीबायोटिक कंजम्पशन से, एंटीबायोटिक विद फिर एक्सक्रीटा के थ्रू एनवायरनमेंट में, पानी में फैलता है, और फिर वो बैक्टीरिया से कॉन्टैक्ट करेगा बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में, जिससे बैक्टीरिया मरेगा तो नहीं, बट बैक्टीरिया अपने अंदर ये नोट कर लेगा कि इस टाइप का एंटीबायोटिक एग्जिस्ट करता है, और उसका जो, वो उसके लिए अडेप्ट हो जाएगा उसके अगेंस्ट, और फ्यूचर में जब वही एंटीबायोटिक उसको अटैक करेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रॉपर वैक्सीनेशन से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को भी ट्रीट करा जा सकता है या अवॉइड करा जा सकता है। ये पॉइंट था इस पूरे आर्टिकल का, ठीक है? सो दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। हैव अ गुड डे।